हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्या है, इनका वर्गीकरण करते हुए सामूहिक परीक्षणों की तुलना विवेचना कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि परीक्षण। और इससे पहले हमने बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और एक ये प्रॉपर नोट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो जो चीज़ मुझे सही लगती है आप लोगों के लिए तो वही मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड कराती हूँ, चाहे वो मेरे खुद के बने हुए हों या मैं कहीं से आप लोगों के लिए बुक से लेकर आऊँ। इजी लैंग्वेज में समझाने में आपको इजी रहे, हर तरीके से कोशिश करती हूँ। तो आई होप मैं अपनी कोशिश में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हो पाती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि परीक्षण। जो लोग भी अभी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को बीएड नोट्स या सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे तक उसको ज़रूर देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों के कमेंट और आप लोग के लाइक, आप लोग के डिसलाइक, सभी चीज़ें मुझे एप्रिशिएशन देते हैं और सही और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड सो मच। तो देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो आप लोगों को देखना ये है कि आपने सिर्फ टॉपिक ढंग से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने कोई भी टॉपिक क्लियर किया है ढंग से, तो आपको चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से किए हुए होते हैं तो उसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाते हैं। जो 1 नंबर के आते हैं या 2 नंबर में आते हैं, उन तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं बुद्धि परीक्षण। इससे रिलेटेड जो भी मैंने पहले वीडियोस अपलोड की हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट आप अगर किसी चीज़ का करने जा रहे हैं तो कैसे होता है वो। तो पहले हम देखते हैं कि वह परीक्षण जिसके द्वारा बालक की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसके द्वारा बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, उसकी मेंटलिटी पावर कितनी है, उसको मापने के लिए जो परीक्षण यानी कि टेस्ट किए जाते हैं, उनको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इनके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी हैं, मतलब उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि वो चीज़ों को समझता है। ड्रेवर के अनुसार बुद्धि परीक्षण की सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप ग्रीन हाईलाइट देख रहे हैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हाईलाइट करके ही आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ। फिर आता है हमारा बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण या प्रकार। हम देखते हैं तो बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों यानी कि 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, प्रयोज्यों या परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर, कि उनका जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, उसके अनुसार। फिर हमारा आता है जो हमारा प्रयोज्यों की संख्या के आधार पर भी बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप पर आधार पर भी इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। स्पष्ट है कि बुद्धि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होंगे, एक शाब्दिक और दूसरे अशाब्दिक। ठीक है, तो अगर हम इनको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखिए, बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, तो पहले हमारा जो बुद्धि परीक्षण है उसको 2 भागों में बांटा गया, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। फिर
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया। शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण को भी 2 भागों में बांटा गया। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये था हमारा एक डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप इस टाइप का डायग्राम भी बनाकर आते हैं तो आपको इसके अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जो व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण था उनको 2 भागों में बांटा गया था। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जो एक समय में केवल एक परीक्षार्थी पर ही प्रशासित किए जा सकते हैं, मतलब एक ही इंसान पर अप्लाई किए जा सकते हैं। इन परीक्षणों के प्रशासन में सर्वप्रथम जो एग्जामिनर होता है, परीक्षण करता होता है, प्रयोज्य यानी कि परीक्षार्थी जिसके साथ हम टेस्ट कर रहे हैं उससे सौहार्द यानी कि रपोर्ट स्थापित करता है, मतलब उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और इस सौहार्दपूर्ण व्यवहार से उसे सामान्य मानसिक स्थिति में लाता है। मतलब अगर आपने देखा होगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पर, एग्ज़ाम हॉल में आपके जो भी जितने भी टीचर्स होते हैं इंक्वायरी के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को पहले समझा के जाते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपको मतलब थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इन सब तरीकों से उनके भय व चिंता से मुक्त वो हो जाता है। इसके बाद वह उसे परीक्षण संबंधी निर्देश देता है और अंत में उसे परीक्षण में निहित प्रश्नों के उत्तर देने को कहता है। सॉरी। इस प्रकार के कुछ मुख्य परीक्षण हैं: स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण और मैरिल एवं पावर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पीटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, मैरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण या पीटर पैटरसन बिल्डिंग टेस्ट भी, और फिर आपका होता है मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण और पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण। तो इन सब परीक्षणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके प्रशासन में परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य के बीच सौहार्द स्थापित होता है, यानी कि एग्जामिनर और एग्जाम देने वाले के बीच एक सौहार्द यानी कनेक्शन स्थापित हो जाता है। प्रयोज्य किसी भी प्रकार के भय व चिंता से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे प्रयोज्य को हम बोल रहे हैं जो एग्जाम देने आया है, परीक्षार्थी, उसको बोल रहे हैं। फिर इसके प्रशासन में परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य के बीच जो स्थापित कनेक्शन हो जाता है वो उससे अपनी टेंशन भूल जाता है एग्जाम देने का, जो उसके ऊपर एक स्ट्रेस हावी होता है वो क्लियर हो जाता है और समान स्थिति में वो आ जाता है, समान स्थिति में उत्तर देता है। परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि का सही ढंग से सही मापन किया जा सकता है। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसका प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, इसलिए इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है। इनकी तीसरी विशेषता यह है कि इनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों और मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि का भी मापन किया जाता है। और चौथी अंतिम विशेषता यह है कि मानसिक निदान और व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में अधिक उपयोगी होते हैं। तो इसमें आपको इनकी विशेषताएं भी बता दी हैं और इनकी कमियां भी बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि इसमें एक ही चीज़ में इंक्लूड कर दिया गया है। और फिर हम साथ में इनकी कुछ कमियां भी हैं। पहली, निर्माण व माननीकरण करना बहुत कठिन होता है, और दूसरी की प्रशासन करना बहुत कठिन हो जाता है, और तीसरी इनकी यह कमी है, इनका आंकलन करना भी बहुत कठिन होता है। और इनकी चौथी जो कमी है वो ये है कि एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन किया जाता है, इसलिए इसमें समय, शक्ति और धन बहुत अधिक खर्च हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये वे बुद्धि परीक्षण हैं जो एक समय में अनेक यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों पर एक साथ प्रशासित किए जा सकते हैं। इन परीक्षणों के प्रशासन में परीक्षणकर्ता को प्रयोज्य से किसी प्रकार के सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वयं तथा अन्य साथियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण को वितरित करा देता है। ठीक है, हमारा है इस प्रकार के कुछ मुख्य परीक्षण जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण, वर्ड सामूहिक बुद्धि परीक्षण और इंटेलिजेंस टेस्ट, जलोटा बुद्धि परीक्षण और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और कैटल कल्चर की फ्री परीक्षण
और आर्मी बीटा परीक्षण भी हैं। तो इन परीक्षणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका निर्माण और मानकीकरण सरलता से किया जा सकता है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनका प्रशासन करना बहुत सरल होता है। इनके प्रशासन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी तीसरी विशेषता यह है कि इनका प्रशासन एक समय में अनेक सैकड़ों हजारों व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। मतलब इस वाले चीज में बहुत सारे लोगों का एक साथ मानसिक परीक्षण लिया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इनके प्रशासन में अपेक्षाकृत बहुत कम समय और बहुत कम शक्ति और बहुत कम धन लगता है। ये कम खर्चीले होते हैं। और चौथी अंतिम विशेषता इनकी यह है कि व्यक्तियों के चयन एवं वर्गीकरण के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। तो पर साथ ही इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं तथा कुछ कमियां होती हैं। पहली यह है कि इनमें परीक्षणकर्ता और प्रोजेक्ट के बीच सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उनके बौद्धिक व्यवहारों का गुण अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरी इनमें कमी यह है कि छोटे बच्चों, मंदबुद्धि बालकों और समस्याग्रस्त व्यक्तियों पर प्रशासित करना कठिन होता है। इसकी तीसरी और अंतिम जो कमी यह है कि इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। और चौथी यह है कि इनके प्रशासन में नकल के अवसर ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों का होता है और बहुत सारे बच्चों का जब एक साथ हम टेस्ट लेते हैं, तो हर एक बच्चे पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो आपस में नकल कर लें या किसी की कॉपी कर लें, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं वहाँ पे। फिर हमारा आता है दूसरा कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या था। तो इसमें हम देखते हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों और समस्याओं को शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने इसमें बुद्धि का पूरा एक टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की है, बट आपके फायदे के लिए एक ही टॉपिक आपका एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं। फिर शाब्दिक जो है उसमें क्या होता है कि प्रश्नों और समस्याओं को शब्दों अथवा भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा, व्यक्तियों को उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में होते हैं। इन परीक्षणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी वैधता विश्वसनीयता अधिक होती है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि इनका प्रशासन सरलता से किया जा सकता है। और चौथी विशेषता, अंतिम विशेषता यह है कि इनका अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। और इनकी कमियां भी हैं। कुछ कमियां हैं कि पहली यह है कि केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रशासित किए जा सकते हैं। दूसरी कमी यह है कि भाषा भाषी व्यक्तियों पर भी प्रशासित किए जा सकते हैं। और तीसरी यह है कि छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और चौथी व अंतिम यह है कि इनके द्वारा मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि का मापन सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये वे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों व समस्याओं को भाषा में प्रस्तुत ना करके स्थूल वस्तुओं और चित्रों आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य व्यक्तियों को उनका उत्तर यथा क्रियाओं द्वारा देना होता है। यह परीक्षण केवल पेपर पेंसिल के रूप में भी हो सकते हैं, केवल निष्पादन परीक्षण के रूप में भी हो सकते हैं, इन दोनों के संयुक्त रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। इन परीक्षणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपेक्षाकृत अधिक वैध विश्वसनीय होते हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनका प्रशासन शिक्षित और अशिक्षित दोनों पर किया जा सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों रूपों में प्रशासित किए जा सकते हैं। और चौथी अंतिम विशेषता यह है कि इनके द्वारा छोटे बच्चों को बुद्धि का मापन सरलता से किया जा सकता है। परंतु इनकी कमियां भी हैं। कुछ कमियां ये हैं कि इनका निर्माण व मानकीकरण करना बहुत कठिन होता है। दूसरी यह है कि इनमें व्यय साध्य होते हैं। तीसरी कमी इनमें यह है कि प्रशासन करना कठिन है। और चौथी कि इनका जो अंकन वस्तुनिष्ठ रूप से बहुत करना होता है वो बहुत कठिन हो जाता है। फिर हम इनका नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण में अंतर क्या है। अंतर, ये परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं और सामूहिक जो होते हैं ये परीक्षण प्रायः लिखित होते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण की समय सीमा प्रायः निश्चित होती है। इनकी समय सीमा प्रायः निश्चित होती व्यक्तिगत की नहीं होती है और सामूहिक की होती है। इन परीक्षणों में आयु वर्ग व्यापक होता है और सामूहिक में परीक्षण विशेष आयु वर्ग के लिए होते हैं और ये कम आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये परिपक्व आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इनके प्रशासन में परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य के बीच सीधा संबंध होता है और सामूहिक बुद्धि प्रशासन में उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है। इन परीक्षणों में संकोची व्यक्तियों को परेशानी होती है और इन परीक्षणों में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है सामूहिक बुद्धि में। और इनका उत्तर देते समय नकल में कोई अवसर नहीं होते हैं और इनका उत्तर देने में नकल की जा सकती है। इन परीक्षणों का आंकलन करना कठिन होता है और इनमें अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। और जो व्यक्तिगत में
प्राप्त अंकों की व्याख्या करना कठिन होता है और सामूहिक में प्राप्त अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। इन परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है और वैधता विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है सामूहिक में। और व्यक्तिगत में इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठ अपेक्षाकृत कम होती है। इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत अधिक होती है। थैंक यू सो मच।